बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड। आज हमें डिस्कस करना है कि साइकोलॉजी जो है वो एज अ माइंड क्यों कहा गया, साइकोलॉजी को एज अ माइंड ऑफ साइंस का नाम क्यों दिया गया। और इसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी ग्रीक फिलोसफर्स हैं वो उन्होंने इसको साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड का नाम दिया। क्यों नाम दिया, उसकी वजह ये है कि आप इंसान की ज़िंदगी में या इंसान के लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ माइंड होती है। एक माइंड ही होता है जो इंसान को होल लाइफ लेके चल रहा होता है। तमाम ज़िंदगी का दारो मदार जो है वो आपके माइंड के ऊपर होता है। बचपन में जैसा माइंड बन चुका होता है इंसान का, इंसान उसी पे होल लाइफ गुजार रहा होता है। अब वो किस तरह बनते हैं, क्योंकि आपकी जो माइंड है उसके अंदर आपके सारी सेंसेशंस आपके माइंड के अंदर होती हैं, आपके विशेस आपके माइंड के अंदर होती हैं, मेमोरीज जो है वो माइंड के अंदर होती हैं, इमोशंस जो है वो सारे माइंड के अंदर होते हैं, आपकी फीलिंग्स जो है वो माइंड में होती हैं। तो इस वजह से इसे साइंस ऑफ माइंड का नाम दिया गया। अब ग्रीक फिलोसफर जो हैं उनका कहना ये है कि जो माइंड है वो जब इस बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड बिल्कुल एक ब्लैंक शीट की मानद होता है। ब्लैंक शीट होती है, क्यों? वो दुनिया में नहीं आया होता, उस वक्त उसकी कोई सोचें नहीं होती, कोई फीलिंग्स नहीं होती, कुछ उसने देखा नहीं होता, कुछ उसने परसीव नहीं किया होता, कोई इमोशंस नहीं होते। लिहाजा वो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है और उसका माइंड बिल्कुल एक ब्लैंक शीट की मानद होता है। फिर जैसे वो दुनिया में आता है और बड़ा हो रहा होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा जो है कहने की माशरा जो है वो बढ़ रहा होता है। पहले वो अपने पेरेंट्स को पहचानना शुरू करता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो बहन भाइयों को पहचानना शुरू करता है, फिर वो अपने बाकी घर के जितने भी मेंबर्स हैं उनको पहचानना शुरू करता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको तमाम लोगों का पता चलता है। तो तब उसका काम या माइंड का काम होना स्टार्ट हो जाता है कि वो पहचान करना सीख जाता है कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये मेरे बहन भाई हैं, ये मेरे दादा दादी हैं, या जो बाकी रिश्तेदार हैं उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में स्टोर होना शुरू हो जाती है। अब जब उसको ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस आहिस्ता आहिस्ता हो रहे होते हैं, वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा होता है उसके एक्सपीरियंसेस बढ़ रहे होते हैं, वो चीज़ों को देख भी रहा होता है, ऑब्जर्व भी कर रहा होता है और पहचान भी कर रहा होता है। तो ये इसके सारे के सारे इफ़ेक्ट्स जो हैं वो माइंड के ऊपर प्रिंट्स हो रहे होते हैं, यानी प्रिंट जो है इनका माइंड के ऊपर आना शुरू हो जाता है। अब जब इनका प्रिंट माइंड के ऊपर प्रिंट्स आना शुरू हो जाते हैं तो वो उसके एक्सपीरियंसेस बनते जा रहे होते हैं, जिसकी बेस पे उसका माइंड पुख्ता हो रहा होता है, उसका माइंड स्ट्रॉन्ग हो रहा होता है और ज़िंदगी के तजर्बात से वो गुजर रहा होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी उसी सिमत चलना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से इसको साइंस ऑफ माइंड का नाम दिया गया है। तो अब हम इसको आगे डिटेल से पढ़ते हैं। ये तो थोड़ा ओवरव्यू मैंने आपको दिया, अब हम इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि साइंस ऑफ माइंड है क्या। Greek philosophers name psychology as a science of mind. Mind defined as feeling, sensation, conscious and unconscious functions. यानी माइंड का काम है फीलिंग, सेंसेशंस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फंक्शंस। अब ग्रीक फिलोसफर्स यूज द टर्म ऑफ सोल एंड माइंड। ग्रीक फिलोसफर्स ने सोल और माइंड की टर्म को इस्तेमाल किया। प्लेटो वाज द पर्सन हु इंट्रोड्यूस दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा जो इस टर्म को जिसने इस्तेमाल किया वो था प्लेटो, कि उसने कहा था, उसने सोल और माइंड की टर्म को इस्तेमाल किया। एरिस्टोटल प्रपोज माइंड एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी। अब एरिस्टोटल ने कहा कि माइंड जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ बॉडी है और मेंटल प्रोसेस है, आर अ
अफेक्टेड ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कि आपके जितने भी माइंड के फंक्शन हैं और मेंटल प्रोसेस हैं, ये सारे के सारे इफेक्ट्स होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से। क्योंकि आप दुनिया में आते हैं, कोई भी जो भी चीज़ बच्चा देख रहा होता है, उसके एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, चाहे वो बैड एक्सपीरियंसेस हैं या वो उसके पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस है, उसका इफेक्ट जो है वो उसके मेंटल प्रोसेस पे हो रहा होता है, उसके माइंड के फंक्शंस पर हो रहा होता है। और जॉन लॉक जो कि एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने डिक्लेयर किया कि सोल जो है इस रिलीजियस कॉन्सेप्ट, उसने इन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया। उसने सोल को और माइंड को अलग से डिफाइन किया। उसने कहा कि सोल जो है वो एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट है एंड माइंड जो है वो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। ही प्रेजेंटेड अ नेशन नोन एज टैबला रसा। उसने एक ख्याल पेश किया जिसे उसने टैबला रसा का नाम दिया, जिसका मतलब ये है कि माइंड जो है वो, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ब्लैंक शीट है, और ये कंसेप्ट ब्लैंक शीट का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था? जॉन लॉक ने दिया। और इसने इस टर्म को टैबुला रसा का नाम दिया, और इसने कहा था कि ब्लैंक शीट की तरह एक जो है वो माइंड होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं जो मेक प्रिंट्स ऑन इट, जो कि प्रिंट कर हो जाते हैं माइंड के ऊपर। जब इंसान दुनिया में आता है या कोई बच्चा दुनिया में जब आता है तो उसके जो एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, वो प्रिंट हो जाते हैं उस ब्लैक शीट के ऊपर। वो ऐसा प्रिंट होना शुरू हो जाता है, होल लाइफ वो प्रिंटेड का जो है अमल जो है वो जारी रहता है, और वो जिसकी बिना पे वो अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जो है वो स्पेंड कर रहा होता है। When individual analyze and organize these prints, the effect is sensation and feeling about the particular event, situation or person। यानी वो फिर इन प्रिंट्स को इंडिविजुअल जो है वो इन प्रिंट्स को एनालाइज करता है, ऑर्गेनाइज करता है इन प्रिंट्स को, और जो कि उसकी एक सेंसेशन की फॉर्म में होते हैं, फीलिंग्स, वो प्रिंट्स सेंसेशंस की फॉर्म में भी होते हैं, फीलिंग्स की फॉर्म में होते हैं, मेमोरीज की फॉर्म में होते हैं, या किसी भी पार्टिकुलर इवेंट्स के से मुतल्लिक हो, किसी भी सिचुएशन से मुतल्लिक हो, या वो किसी पर्सन से रिलेटेड हो। In 19th century psychology was emerging as a separate discipline। 19th century में साइकोलॉजी जो है उसे एक सेपरेट डिसिप्लिन का में जो है वो इमर्ज कर दिया गया। इट वाज डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस। इसे साइंस ऑफ मेंटल प्रोसेस का नाम दिया गया। उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वॉन्ट। व्हेन वॉन्ट एस्टैब्लिश द फर्स्ट लेबोरेटरी, जब इसने पहली साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी जो थी वो वॉन्ट ने जो एस्टैब्लिश की थी, एंड इवॉल्व स्ट्रक्चरलिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट, और स्ट्रक्चरलिज्म पेश किया था एज अ स्कूल ऑफ थॉट के तौर पर। ही डिफाइंड साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ माइंड। उसने डिफाइन किया कि साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ माइंड है। एक्चुअली वॉन्ट एंड टिचनर बोथ वर ट्राइंग टू स्टडी द मेंटल प्रोसेस। अब इसमें वॉन्ट और टिचनर दोनों ने मिलकर काम किया, उन दोनों ने इस पे स्टडी किया कि जो मेंटल प्रोसेस पे बात की, मेंटल प्रोसेस को स्टडी किया कि, और दोनों ने यही डिफाइन किया कि साइकोलॉजी जो है वो एज अ माइंड है। साइकोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ माइंड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंटल प्रोसेस। अब यहाँ पे उन्होंने दो प्रोसेस के पेश किए हैं कि दो टाइप्स के मेंटल प्रोसेस होते हैं। एक होता है कॉग्निशन, दूसरा होता है इफेक्ट। जो कोग्निशन होता है उसके अंदर आपकी परसेप्शंस होती हैं, बिलीव्स होते हैं, थॉट्स होते हैं, एंड आइडियाज आर इंक्लूडेड इन कोग्निटिव मेंटल प्रोसेस। कोग्निटिव मेंटल प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? परसेप्शन, बिलीव्स, थॉट्स एंड आइडियाज। इट आल्सो इंक्लूड्स एक्टिविटीज। अब इसके अंदर एक्टिविटीज भी आ जाती हैं, सच एज परसीविंग, थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेम्बरिंग। यानी ये एक्टिविटीज़ हैं कि किसी चीज़ को परसीव करना, किसी चीज़ को सोचना, अंडरस्टैंड करना और रिमेम्बर करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को याद रखना, किसी भी चीज़ को लर्न करना या सीखना या समझना, परसीव करना या थिंकिंग करना, ये तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस में शामिल होती हैं? वो कोग्निशन में शामिल होती हैं, आपके कोग्निशन प्रोसेस में का हिस्सा होती हैं। नंबर 2 पे है इफेक्ट। इफेक्ट से क्या मुराद है? इफेक्ट रेफर्स टू मेंटल प्रोसेस। अब इस इफेक्ट से मुराद भी मेंटल प्रोसेस है जिसमें आपकी फीलिंग्स हैं, मूड हैं या इमोशनल स्टेट्स हैं।
यानी जब आपके कॉग्निशन में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो कि परसेप्शन है, बिलीव्स है, थॉट्स है, आइडियाज़ हैं, या एक्टिविटीज़ होती हैं, परसीविंग है, थिंकिंग है, अंडरस्टैंडिंग है एंड रिमेम्बरिंग, तो उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो आपकी फीलिंग्स की फॉर्म में आ जाते हैं, वो आपके मूड के डिपेंड करता है, वो मूड पे आ जाता है कि आपने किस किस्म की चीज़ को परसीव किया है, क्या सोच आपके आया, कौन सी सोच आपके माइंड में, कोई नेगेटिव सोच आई है, कोई पॉजिटिव सोच आई है। सपोज दैट नेगेटिव थिंकिंग ये है कि आपको किसी पे गुस्सा आया, ये एक नेगेटिव थिंकिंग है, तो उस पे आपका मूड जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। अब मूड, वो जो नेगेटिव थिंकिंग थी वो आपकी मूड की शक्ल में आई है, उससे क्या हुआ, आपका मूड नेगेटिव हो गया। अब इसके बरक्स अगर आपने कोई पॉजिटिव थिंकिंग किया है तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपका मूड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, आपकी फीलिंग्स बेहतर होंगी, आपकी जो इमोशनल स्टेट्स हैं वो बैलेंस में रहेंगी, वो बेहतर होंगी, वो पॉजिटिव होंगी। तो ये थे दो प्रोसेस, यानी दो टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, एक कॉग्निशन और दूसरा इफेक्ट है। कॉग्निशन में जितनी भी सारी चीज़ें या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, उसके बाद जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इफ़ेक्ट की फॉर्म में आते हैं, वो मेंटल प्रोसेस है, वो आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपका मूड है और वो आपका इमोशनल स्टेट्स होते हैं। अब माइंड और मेंटल प्रोसेस की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे है कंप्लीट यूनिट। इसमें कहा गया है कि माइंड जो है वो इज़ अ कंप्लीट यूनिट, कोई कंप्लीट यूनिट है, इट डज नॉट वर्क एज डिफरेंट और सेपरेट, ये डिफरेंट या डिफरेंटली या वो सेपरेटली वर्क नहीं करता, सच एज मेमोरी, इमेजिनेशन और थिंकिंग, वी एनालाइज देम सेपरेट जस्ट फॉर आवर स्टडी पर्पज, येट माइंड इटसेल्फ इज अ कंप्लीट यूनिट। इसलिए कहा जाता है कि माइंड जो है वो एक कंप्लीट यूनिट के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर आपकी तमाम चीज़ें वो शामिल होती हैं। नंबर 2 पे है नॉन मैटर। अब नॉन मैटर क्या है कि माइंड इज नॉट मेड ऑफ फ्लैश, कि एक फ्लैश से नहीं बना हुआ, और अदर मैटर लाइक ब्रेन, या ब्रेन की तरह नहीं बना हुआ, ऑल्दो इट इज नॉट कनेक्टेड विद ब्रेन, जबकि ये एक ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है, येट वी कैन नेवर टच इट, हम इसे टच नहीं कर सकते। माइंड जो है वो एक आपका सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, जबकि ब्रेन जो है वो आपका हार्डवेयर की तरह काम करता है, क्योंकि ब्रेन को तो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन माइंड जो है वो लाइक अ सॉफ्टवेयर है, इसलिए हम इसको नहीं देख सकते। अब नंबर 3 पे है कि ये एक्टिव पोजीशन में रहता है, माइंड रिमेन एक्टिव विदाउट एनी गैप, कि ये हर वक्त काम में रहता है, हर वक्त बिजी रहता है, हर वक्त इसकी एक्टिवेशन जारी रहती है, इसमें कोई गैप नहीं आता। नंबर 4 पे है कंटिन्यूसली। अब देयर इज कांस्टेंट फ्लो ऑफ मेंटल प्रोसेस, यानी ये कांस्टेंटली काम करता रहता है। माइंड इज कंपेयर टू द कंटिन्यूसली फ्लो स्ट्रीम, यानी एक नदी की तरह ये चलता रहता है। इसके अंदर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस भी शामिल होते हैं, इसके अंदर आपके प्रेजेंट एक्सपीरियंसेस भी शामिल होते हैं, और फ्यूचर, और इसमें आपके फ्यूचर जो है वो आर कनेक्टेड टू द कंप्लीट होल, और वो इसके साथ कंप्लीटली अटैच होते हैं। और नंबर 5 पे आता है सब्जेक्टिव। मेंटल प्रोसेस आर सब्जेक्टिव और वेरी पर्सनल, नो अदर पर्सन कैन डायरेक्टली ऑब्जर्व और जज देम, यानी अब ये मेंटल प्रोसेस हर इंसान का पर्सनल होता है, कोई दूसरा किसी के मेंटल प्रोसेस को जज नहीं कर सकता, कोई दूसरा किसी के मेंटल प्रोसेस को नहीं डायरेक्टली जो है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकता, इस क्योंकि ये अपनी हर इंसान की ज़ात के साथ पर्सनल होता है, हर इंसान का अपना अपना माइंड होता है, वो अपने माइंड के बारे में खुद ही बता सकता है, कोई दूसरा बंदा किसी के माइंड के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता, उसे जज नहीं कर सकता। तो इसलिए कहा गया है कि साइकोलॉजी जो है वो एज अ साइंस ऑफ माइंड की जो बात की गई है वो टोटली यहाँ पे रिजेक्ट हो जाती है। ये तमाम के तमाम डिस्कशन करने के बाद हम ये कह सकते हैं, या इस टर्म को माइंड विद मेंटल प्रोसेस, देन दिस डेफिनेशन कैन बिकम क्वाइट रीजनेबल, इवन देन इट हैज़ टू फेस सम क्रिटिसिज्म। अब ये है कि इस वजह से इसको साइकोलॉजी जो है एज अ साइंस ऑफ माइंड का नाम तो दिया गया है, लेकिन इसमें कुछ क्रिटिसिज्म आ जाते हैं, जिसकी बिना पे हम फिर इन तमाम की तमाम डेफिनेशंस को वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।